उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। चुनाव अब कथित जाटलैंड से अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल की तरफ आ चुका है। इसीलिए राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के पास इधर कुछ खास करने को बचता नहीं। लेकिन जुबानी जंग का क्या, वो तो कहीं भी छेड़ी जा सकती है। आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने भी इसी जंग का सहारा लेते हुए अपने शब्द बाण छोड़े और कहा कि वो और उनकी पार्टी अब यूपी विधानसभा चुनाव के बाकी चरणों में अपने गठबंधन साथियों के साथ चुनाव प्रचार करेंगे और भाजपा के खिलाफ माहौल बनाएंगे। हालांकि इन चरणों में आरएलडी का कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं होगा। सिर्फ हाथरस की सादाबाद विधानसभा सीट पर आरएलडी का उम्मीदवार होगा। इस सीट पर तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरएलडी और सपा की सभी रणनीतियों को ध्वस्त करते हुए जवाबी तीर छोड़े हैं। अखिलेश और जयंत के गठबंधन को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये चुनाव अब इन नेताओं के दायरे से बाहर हो गया है। योगी ने कहा कि यूपी की जनता ही चुनाव लड़ रही है। पूर्वांचल में भाजपा की रणनीतियों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम फिर से धूम धड़ाके के साथ वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के तमाम जिलों में कनेक्टिविटी से लेकर जन कल्याण योजनाओं तक के तमाम काम हुए हैं, इसीलिए जनता भाजपा के साथ है। वहीं आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं उनके गठबंधन साथी अखिलेश यादव इटावा और मैनपुरी क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। पहले 2 चरणों के चुनाव के बाद सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जमीन पर जो हालात हैं और वहां से जो खबरें छन कर बाहर आ रही हैं, उससे पता चलता है कि भाजपा की हालत पहले 2 चरणों में अच्छी है और किसान आंदोलन से पनपे विरोध के बाद भी उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। जबकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन दावा कर रहे हैं कि भाजपा को नुकसान हुआ है। बहरहाल वास्तविक स्थिति तो 10 मार्च को ही पता चलेगी जब परिणाम आएगा, लेकिन फिलहाल यूपी में बचे 5 चरणों के चुनाव की वजह से सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। कुमार विश्वास के धमाकेदार खुलासे के बाद पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया और केजरीवाल एंड कंपनी को दिन में तारे दिखने लगे। वजह यह है कि आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, जिसे कुमार विश्वास चिंटू कहते हैं, कि धमकियों से मामला और बढ़ गया। चड्ढा ने तैस में आकर सभी मीडिया हाउसों को कुमार विश्वास का बयान चलाने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी, लेकिन मामला इतना बढ़ा कि केजरीवाल एंड कंपनी बैकफुट पर चली गई। असल में कुमार विश्वास ने दावा किया था कि उन्होंने केजरीवाल से पिछले चुनाव में कहा था कि अलगाववादी संगठन या खालिस्तानियों का साथ मत लो, लेकिन केजरीवाल ने कहा था कि हो जाएगा, चिंता मत कर। विश्वास ने आगे कहा कि कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो केजरीवाल ने उसका भी फार्मूला बता दिया था। भगवंत मान और फुल्का जी को लड़ा दूंगा। एक दिन वह मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। मैंने कहा कि यह अलगाववाद है, आईएसआई से फंडिंग लेकर फंडिंग हो रही है। कहता है कि तो क्या हो गया, फिर मैं स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। कुमार विश्वास द्वारा अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए आरोपों के बाद चन्नी ने ट्वीट करके कहा कि पंजाब का सीएम होने के नाते मैं माननीय प्रधानमंत्री से डॉक्टर कुमार विश्वास के वीडियो इंटरव्यू के मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश देने की अपील करता हूं। राजनीति एक तरफ, पंजाब के लोगों ने अलगाववाद से लड़ते हुए भारी कीमत चुकाई है। पीएम को हर पंजाबी की चिंता दूर करने की जरूरत है। कुमार विश्वास के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने पलटवार करते हुए उनसे तीखे सवाल पूछ लिए। राघव चड्ढा ने कहा कि चुनाव के 2 दिन पहले अज्ञातवास से बाहर निकले कुमार विश्वास ये बताएं कि अगर अलगाववाद को समर्थन करने वाली बात सच थी तो सुरक्षा एजेंसियों को क्यों नहीं बताया। 2016 में ही पार्टी क्यों नहीं छोड़ दी। जब आपको राज्यसभा की कुर्सी नहीं मिली तो आपने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया। क्या आप भी इसमें शामिल थे। विश्वास ने कहा कि पंजाब चुनाव में कोई जीते कोई हारे, भाजपा जीते, कांग्रेस जीते, अकाली जीते या आम आदमी पार्टी जीते, मेरा कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बात थी वो मेरे मुंह से निकली वो सच है, और जो ये चिंटू बोल रहे हैं कि मैं इस पार्टी से हूँ, उस पार्टी से हूँ, तो भैया मैं अपनी पार्टी से हूँ जिसे मैंने बनाई है। उन्होंने कहा कि उस घर पर कब्जा कुछ गलत लोगों ने कर लिया है तो उससे असर थोड़ी पड़ता है। पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली में केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके विश्वस्त साथी जो पिछली बार यहाँ के पंजाब चुनाव में उनके इंचार्ज थे और उनके खास दोस्त थे, अन्ना हजारे के साथ ये आंदोलन में झंडा लेकर खड़े रहते थे, और कवि होने के नाते, चिंतक होने के नाते देश भर में उनके कवि सम्मेलनों को सुनने के लिए देश की युवा पीढ़ी घंटों तक इंतजार करती है। माँ सरस्वती की पूजा में लगे हुए ऐसे इंसान ने कल बहुत दर्द के बाद अपना मुंह खोला। जो आरोप उन्होंने लगाया है वो बहुत खतरनाक है, उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। केजरीवाल की ओर से इशारा करते हुए पीएम बोले कि ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। इन लोगों को सत्ता पाने के लिए देश भी तोड़ना पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार हैं। उनका एजेंडा और देश के दुश्मनों का एजेंडा अलग है ही नहीं। यही कारण है कि इस सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हैं।
इसीलिए ही ये पंजाब में ड्रग्स के नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए ही ये बॉर्डर पर बीएसएफ के बढ़ते अधिकारों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। यही इन लोगों का मंसूबा है और यही इनकी सोच है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के गठबंधन साथियों का विवाद अभी तक नहीं सुलझ सका है। चुनाव के 2 चरण बीत चुके हैं और तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी को मतदान होना है, पर समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन साथियों के बीच विभिन्न विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। समाजवादी पार्टी की अगुवाई वाले चुनावी गठजोड़ में घटक दलों के बीच लगातार उठापटक बनी हुई है, जिससे चुनाव में फायदा कम और नुकसान होता ज्यादा दिख रहा है। सीटों के बंटवारे के तहत वाराणसी की रोहनिया विधानसभा सीट अपना दल कमेरावादी के हिस्से में गई थी। यहां से गठबंधन के साझा प्रत्याशी अभय पटेल ने पर्चा भी दाखिल कर दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि रोहनिया सीट से ही समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र सिंह दीनू ने भी नामांकन कराया है। इसके बाद गठबंधन की दरार साफ दिखने लगी है। गठबंधन प्रत्याशी अभय पटेल ने अखिलेश यादव पर पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन के घटक दल के बीच विवाद फिर से शुरू हो चुका है। बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र सिंह दीनू के नामांकन के बारे में वाराणसी के किसी भी बड़े नेता को पता भी नहीं चल सका। यही कारण है कि बनारस में इसे समाजवादी पार्टी का अपना दल कमेरावादी पर सर्जिकल स्ट्राइक तक कहा जा रहा है। वहीं नामांकन की अंतिम तिथि 17 फरवरी थी, जो अब निकल चुकी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बनारस की कैंट, उत्तरी और रोहनिया विधानसभा सीट के उम्मीदवार नामांकन कराने पहुंचे। इसमें रोहनिया सीट समाजवादी पार्टी के गठबंधन को यानी अपना दल कमेरावादी को दी गई थी। इस सीट से अभय पटेल को टिकट दिया गया है, इसीलिए अभय पटेल भी नामांकन करने पहुंचे थे। अभय के साथ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी थे, लेकिन तभी धर्मेंद्र सिंह दीनू अपना नामांकन करके बाहर आए और दावा किया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल के साथ रोहनिया सीट पर नामांकन किया है। धर्मेंद्र सिंह दीनू के नामांकन के बारे में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं को भी पता नहीं था। सभी इस बात को नकार रहे थे, लेकिन जब शाम को जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से नामांकन पत्र जारी हुआ तो उसमें धर्मेंद्र सिंह दीनू का नामांकन सपा के सिंबल के साथ दिया गया है। वहीं इस धोखे के बाद अब अपना दल कमेरावादी नाराज है और इसे पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया है। गौरतलब है कि अपना दल कमेरावादी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन इन चुनावों में हुआ है। गठबंधन के अंदर पहले भी कलह हो चुकी है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर जैसे ही गंभीर आरोप लगाए, उन्हें तरह तरह की धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। कुमार विश्वास की आवाज को बंद करने के लिए केजरीवाल के भोंपू राघव चड्ढा ने पहले तो मीडिया हाउसेस को धमकी देनी शुरू कर दी कि अगर कुमार विश्वास का बयान जारी किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो कुमार विश्वास को व्हाट्सएप और दूसरे तरीकों से धमकियां दी जाने लगीं। कुमार विश्वास को मिल रही धमकियों को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय कुमार विश्वास की सुरक्षा की समीक्षा कर रही है। कुमार विश्वास ने कहा कि वो जो धमकियां दे रहे हैं, फोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर धमकियां दे रहे हैं, वो समझ लें कि मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। उनकी धमकियों से क्या डरना जो लोगों पर आरोप लगाकर बाद में माफी मांग लें। मजीठिया से लेकर स्वर्गीय अरुण जेटली तक जिन जिन के फर्जी कागज हमारे सामने लहराए थे, उसने कि भाई इस पर बोल, आगे जा, और हम बोल गए मूर्खों की तरह, और बाद में वो चुपके से बोल गया कि माफी मांगता हूं। कुमार विश्वास ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे 2017 में अलगाववादी संगठनों से दूरी बनाने की सलाह पर कहा था कि वह पंजाब के सीएम बनेंगे या फिर खालिस्तान के पीएम बन जाएंगे। उनके इस बयान से सनसनी फैल गई। भाजपा ने उनके इस वीडियो को शेयर किया तो वहीं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मामले की जांच तक की मांग कर दी है। आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास पर पलटवार करते हुए कहा है कि आखिर वो अब तक क्यों चुप थे। पंजाब के आप प्रभारी राघव चड्ढा ने कहा कि यह एक प्रोपोगेंडा है जो चुनाव के ठीक पहले फैलाया जा रहा है। पूरे मामले में खालिस्तान का जिक्र होने के चलते सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। यही वजह है कि कुमार विश्वास की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है और जरूरत पड़ने पर उसमें इजाफा किया जा सकता है। कुमार विश्वास की टिप्पणी के बाद पंजाब में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी व राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने कुमार विश्वास के बयान का हवाला देकर सीएम केजरीवाल पर हमला बोला है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 2 चरण बीत चुके हैं और सियासी सरगर्मियां 7वें आसमान पर हैं। चुनाव अब जाटलैंड से निकलकर अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में पहुंच रहा है। पूर्वांचल के बेहद अहम जिले गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा सीट राज्य की सबसे हॉट सीटों में से एक बनी हुई है।
वजह है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का यहां से चुनाव लड़ना और बाकी पार्टियों द्वारा बड़े और अहम नेताओं के सहारे राजभर की जमकर घेराबंदी करना। भाजपा ने यहां से 2 बार के विधायक रहे कालीचरण राजभर को मैदान में उतारा है। कालीचरण राजभर ने अपना नामांकन दाखिल करते हुए ओम प्रकाश राजभर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गब्बर कहने वालों की औकात का पता 10 मार्च को चल जाएगा। गौरतलब है कि सुभाषपा मुखिया राजभर ने कुछ दिनों पहले ही खुद को गब्बर बताया था, जिसके बाद उनके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी से लड़ रही पूर्व सपा नेता और शिवपाल यादव की करीबी सादाब फातिमा ने जमकर हल्ला बोला था। सादाब ने कहा था कि अगर ओम प्रकाश राजभर खुद को गब्बर बताते हैं तो सभी को शोले फिल्म देखनी चाहिए कि गब्बर ने गरीब, मजलूमों और महिलाओं पर कितना अत्याचार किया था। वहीं वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर पर हुए हमले को लेकर भाजपा उम्मीदवार कालीचरण राजभर ने कहा कि ये ओम प्रकाश राजभर की खुद की ही सोची समझी साजिश थी। उसने अपने ही लोगों को भगवा धारण कराकर हमला कराया ताकि उनको और उनके बेटों को सहानुभूति मिल जाए, लेकिन ये जनता है, सब जानती है। बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण राजभर ने भी गब्बर वाले बयान पर चुटकी ली और कहा कि उनकी औकात का पता 10 मार्च को चल जाएगा। बता दें कि 2 दिन पूर्व ओम प्रकाश राजभर के बेटे के नामांकन के दौरान वाराणसी में हमले और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करने का आरोप लगाने की बात पर कालीचरण राजभर ने कहा कि यह बिल्कुल निराधार और गलत बात है। उन्होंने खुद अपने लोगों को उकसा करके और उन्हें भगवा धारण कराकर हमला कराने का काम किया था, जिससे उनकी लोकप्रियता होगी और उनके बेटे के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ेगी और वो चुनाव जीत जाएंगे। और यह चुनाव जीतने का एक सिगूफा भर है और कुछ नहीं। गौरतलब है कि जहुराबाद विधानसभा सीट पर बड़बोले नेता ओम प्रकाश राजभर के ऊपर हार का खतरा मंडरा रहा है। भाजपा से लेकर बसपा और ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उनकी ऐसी घेराबंदी की है कि चुनावी जानकार मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर का हारना लगभग तय है। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तान का समर्थक होने का आरोप लगाकर सियासी तहलका मचा दिया। ठीक उसी वक्त प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SJF के नाम से एक लेटर वायरल होने लगा। इस पत्र में आम आदमी पार्टी के पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरे भगवंत मान को समर्थन देने की बात कही गई थी। इस पत्र के वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ गया। गुरपतवंत सिंह पन्नू के नाम से पंजाब में जारी इस पत्र में लिखा था कि हम सिख फॉर जस्टिस के सभी सदस्य पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के भगवंत मान को अपने समर्थन की घोषणा करते हैं। यह चुनाव बेहद अहम है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है तो हमें खालिस्तान के लक्ष्य को पाने में आसानी होगी। हमने 2017 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है जो हमारे टारगेट को पूरा करवा सकती है। उन्हें वोट देकर हमें मजबूत करें। लेटर वायरल होने के बाद पन्नू ने वीडियो जारी कर इसे फर्जी करार दिया। पन्नू ने कहा कि ये लेटर फर्जी है और हमने किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं दिया है। इसे आम आदमी पार्टी और भगवंत मान ने वायरल किया है। SJF भारत के संविधान और राजनीतिक पार्टियों पर विश्वास नहीं करता है। हमारा लक्ष्य पंजाब को भारत से अलग करना है। इसके लिए जल्द ही जनमत संग्रह और वोटिंग भी करवाई जाएगी। आप आम आदमी पार्टी के झूठ से दूर रहो। मैं भगवंत मान और केजरीवाल को चेतावनी देता हूं, चाहे इंदिरा हो या मोदी हो या केजरीवाल, जो भी दिल्ली से आता है उसका विरोध किया जाएगा। मैं हर किसी से चुनाव के बूथ पर खालिस्तानी झंडे लहराने की मांग करता हूं। भले ही पन्नू ने लेटर को फर्जी बताया है, लेकिन इसके वायरल होने के बाद कई आम आदमी पार्टी के समर्थकों में उत्साह देखा गया था। सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के कई समर्थकों ने SJF को धन्यवाद कहा था। यह पत्र ऐसे समय में वायरल हुआ है जब कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तान का समर्थक होने के आरोप लगाए हैं। केजरीवाल के दिमाग में गहरे बसे अलगाववाद की भावना पर बात करते हुए विश्वास ने कहा था कि उसने मुझसे ऐसी भयानक बातें बोली हैं जो पंजाब में सभी को पता हैं। एक दिन जब मैंने उससे 2020 के जनमत संग्रह के बारे में बात की तो वो कहता है कि तू चिंता मत कर, एक दिन मैं या तो स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा या फिर स्वतंत्र राष्ट्र का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। जब मैंने बताया कि इस रेफरेंडम को ISI से लेकर दुनिया भर के अलगाववादी तत्व फंडिंग कर रहे हैं तो उन्होंने मुझे चिंता नहीं करने को कहा। इसके बाद आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने चेतावनी देते हुए कहा था कि जो कुमार विश्वास के बयान को प्रकाशित या प्रसारित करेंगे, पार्टी उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि कुमार विश्वास फर्जी और मनगढ़ंत वीडियो के जरिए अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने और उनका मजाक उड़ाने के लिए उक्त वीडियो प्रसारित और प्रकाशित कर रहे हैं। राघव ने मीडिया को धमकाते हुए ट्वीट किया
कि अगर कोई चैनल इसे प्रकाशित या प्रसारित करता है या उसे प्रसारित करने के लिए मंच प्रदान करता है तो हम कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिससे उसे उकसाने या सहायता करने के लिए अपराध शामिल होंगे। जिसके जवाब में कुमार विश्वास ने कहा था कि ये सभी केजरीवाल के चिंटू हैं, ये सभी हमारे खून पसीने से बनाई गई पार्टी में तब घुस गए जब सरकार बन गई, ये सब मलाई चाटने आ गए हैं। इन चिंटुओं से कहो कि अपने आका को बहस के लिए भेजें। कुमार विश्वास ही नहीं बल्कि गुलपनाग और योगेंद्र यादव भी आप पार्टी पर खालिस्तानी समूहों से समर्थन लेने का आरोप लगा चुके हैं। ये सभी लोग कभी अरविंद केजरीवाल के समर्थक हुआ करते थे। 2017 में हुए विधानसभा के चुनाव के दौरान प्रतिबंधित सिख संगठन इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के गुरदयाल सिंह ने केजरीवाल का समर्थन और आपका प्रचार भी किया था। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी की सियासत पर जैसे काले बादल छाए हैं। पहले तो जेल में बंद माफिया डान मुख्तार अंसारी ने चुनाव लड़ने से मना करते हुए अपनी जगह अपने बेटे अब्बास अंसारी को उतारने का ऐलान कर दिया, लेकिन अब खबर है कि अब्बास अंसारी पर चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप लगे हैं और इसी वजह से उनका नामांकन निरस्त किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये मुख्तार अंसारी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अगर चुनाव आयोग को छानबीन में ये आरोप सही लगते हैं तो आयोग अब्बास अंसारी को चुनाव लड़ने से रोक सकता है। दरअसल अब्बास अंसारी पर शस्त्र लाइसेंस को लेकर हलफनामे में झूठी जानकारी देने का आरोप लगा है, इसीलिए अब उनके हलफनामे पर सवाल उठ रहे हैं। अब्बास अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब्बास ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन कराया है। उनके पिता मुख्तार अंसारी इस सीट से 5 बार विधायक निर्वाचित हुए हैं, लेकिन इस बार वो चुनावी मैदान में नहीं है। अपना पर्चा दाखिल करने के साथ ही अब्बास अंसारी ने हलफनामा भी दाखिल किया था। इसमें उन्होंने लाइसेंसी असलहे को लेकर भी जानकारी दी है। अब्बास अंसारी ने नई दिल्ली से शस्त्र लाइसेंस लिया था। उन्होंने अपने हलफनामे में कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनका आर्म्स लाइसेंस निरस्त कर दिया है, जबकि असल तथ्य यह है कि अब्बास अंसारी का शस्त्र लाइसेंस दिल्ली पुलिस ने निरस्त किया था। इसके अलावा अब्बास पर लखनऊ के महानगर थाने में एफआईआर भी दर्ज है। एसटीएफ इस मामले की भी जांच कर रहा है। गौरतलब है कि सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने पहले मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाने को कहा था, लेकिन ऐन वक्त पर मुख्तार अंसारी ने राजनीति से संन्यास लेते हुए अपना टिकट अपने बेटे अब्बास अंसारी को दे दिया। फिर ओम प्रकाश राजभर ने मऊ सदर विधानसभा सीट से अब्बास अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया। राजभर और अखिलेश यादव इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अब्बास अंसारी ने इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर साल 2017 में घोसी से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तब उन्हें भाजपा के कद्दावर नेता फागू चौहान से हार का सामना करना पड़ा था। अब्बास अंसारी निशानेबाजी के शौकीन हैं और चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार उनके पास अलग अलग किस्म के असलहों के अलावा करोड़ों रुपए की चल और अचल संपत्ति है, लेकिन अब गलत जानकारी की वजह से उन पर चुनाव न लड़ने का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर खालिस्तानी लिंक के आरोप लगाए तो गंभीरता से जवाब देने के बजाय केजरीवाल आरोपों को हाथ सिकपता कहने लगे। फिर केजरीवाल ने आरोपों को हवा हवाई बताते हुए कह डाला कि ऐसा कहीं होता है। लेकिन जब दबाव चौतरफा बढ़ा तो केजरीवाल ने एक और नया दांव खेला और खुद को दुनिया का सबसे प्यारा आतंकवादी बता डाला। इतना तक तो ठीक था, लेकिन केजरीवाल ने इससे भी एक कदम आगे बढ़ाकर खुद को शहीद भगत सिंह का चेला बता दिया। मतलब यह कि केजरीवाल ने अपनी तुलना शहीद भगत सिंह से कर डाली। केजरीवाल की इस हिमाकत पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर आपे से बाहर हो गए और उन्होंने केजरीवाल को अपने रडार पर लिया। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि केजरीवाल सत्ता के लिए भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। गंभीर ने ट्वीट कर कहा कि भगत सिंह ने अपने जिस्म के टुकड़े करवा लिए, लेकिन अपने मुल्क के टुकड़े नहीं होने दिए। सत्ता के लिए उनके नाम का सहारा लेना शर्म को भी शर्मिंदा करना है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारे भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी को हराने और भगवंत मान को सीएम बनने से रोकने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने कुमार विश्वास की ओर से की गई टिप्पणी का भी जवाब दिया। केजरीवाल ने कहा कि मैं दुनिया का पहला आतंकवादी हूं जो लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, अस्पताल बनवाता है, बिजली ठीक करता है। दुनिया का मैं पहला स्वीट आतंकवादी हूं। अंग्रेज भगत सिंह से खौफ खाते थे, इसीलिए उन्हें आतंकवादी बोलते थे। मैं भगत सिंह का चेला हूं। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। कहते हैं कि सियासत में बगावत करने वाले नेताओं की अलग पहचान होती है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति अलग है। भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए मौर्य को बगावत करने के बाद भी वो पहचान नहीं मिल रही है जो अमूमन किसी बड़े नेता को बगावत के बाद मिलती है। मौर्य की हालत यह है कि उन्हें समाजवादी पार्टी में ना ही कोई भाव मिल रहा है और ना ही उनकी अपनी सीट सुरक्षित है।
इसीलिए मौर्य लगातार उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। अब मौर्य ने एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती पर निशाना साधते हुए उन्हें बीजेपी के इशारे पर काम करने वाला इंसान बता दिया। उन्होंने कहा कि आज बसपा नेता मायावती अकेले पड़ गई हैं। उनकी पूरी फौज आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हो गई है। इसीलिए जब मायावती अकेली पड़ गई तो वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। उनसे भी सावधान रहना होगा। गौरतलब है कि मौर्य इससे पहले भी मायावती पर बयान देकर बुरी तरह फंस चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कहा था कि उन्होंने मायावती को मुख्यमंत्री बनाने में मदद की थी। हालांकि ये बात अलग है कि जब मौर्य विधायक भी नहीं बने थे तब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी थी। मौर्य के इस बयान पर उनकी खूब किरकिरी हुई थी, लेकिन लगता है कि बड़बोले मौर्य ने इससे कोई सीख नहीं ली और एक बार फिर से मायावती पर निशाना साधा है। कासगंज में बीजेपी और योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोलते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 10 मार्च के बाद समाजवादी गठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि किस तरह बनेगी ये शायद उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि अभी तक 2 चरणों के चुनाव की जमीनी हकीकत तो कुछ और ही कहती है। वहीं मौर्य खुद अपनी सीट पर भी बुरी तरह फंसे हुए हैं। वहीं मौर्य ने एक बार फिर से जाति वाला खेल कासगंज की सभा में भी खेला। उन्होंने कहा कि सीएम योगी जाति देखकर एनकाउंटर करवाते हैं। यदि उनकी जाति का अपराधी है तो वो खुलेआम क्रिकेट खेलता है। कासगंज जनपद की अमापुर विधानसभा के मोहनपुर में आयोजित जनसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी जात बिरादरी देखकर काम करते हैं। सपा नेता एवं पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्होंने पिछड़ों के सम्मान के लिए भाजपा छोड़ी है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।